बेटा आज कंटिन्यू करेंगे साइकोलॉजी वाला टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंशाल्लाह आज यूनिट 1 आवर हो जाएगा, बिकॉज यूनिट 1 में हमने पहले देखा था ओबी क्या है, उसके बाद देखा व्हाट आर द स्कोप ऑफ ओबी, ओबी का स्कोप कितना है, उसके बाद देखा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी, ओबी का इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने बताया था वो आईएमपी क्वेश्चन है। और उसके बाद सबसे आईएमपी क्वेश्चन था कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ओबी, ओबी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने वाले कौन से फैक्टर है। तो उसमें अपनों ने 5 फैक्टर देखे थे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। 5 टॉपिक थे। उसमें साइकोलॉजी ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके, लास्ट लेक्चर वही था। आज ये दूसरे बाकी के चारों 4 पॉइंट में कवर कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा बिकॉज आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो हाउ men behave in society, because we know that human being is a part of society, so he will accumulate only those things which he acquire from society. हम सबको पता है कि इंसान सोसाइटी में से आता है, सोसाइटी के फैक्टर, सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी की थिंकिंग उसके बिहेवियर पे असर करती है। देखो देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है। Sociology can be described as academic principle that utilize means use करना, utilize scientific method to accumulate the knowledge about man social behavior। कौन सा behavior? man social behavior, इंसान का सामाजिक behavior कैसा है। सोशियोलॉजी स्टडी द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, हम सोसाइटी में से आते हैं तो हमारी सोसाइटी का असर हम पे ज्यादा होता है। हम जिस सोसाइटी से होंगे, हमारा बिहेवियर, हमारा थिंकिंग, हमारा ओपिनियन सेम उसी प्रकार से होगा। पढ़ता हूँ मैं। सोशियोलॉजी स्टडी द सोशल सिस्टम इन विच इंडिविजुअल फील देयर रोल्स। सोशियोलॉजीज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। देखो साइकोलॉजी किस पे इम्पोर्टेंस देता था, इंडिविजुअल बिहेवियर पे, बिकॉज सबका दिमागी संतुलन अलग अलग होता है। साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग देयर माइंड, इंसान की सोच क्या है वो सब देखा था, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, उसका थिंकिंग क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है। मगर जो सोसाइटी है, सोशियोलॉजी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप बिहेवियर। तो भाई मटेरियल हो तो मैं जो बोल्ड करते जाऊं उसको तुम्हारे अंडरलाइन कर लेना है, बिकॉज ये एमसीक्यू में आपको काम लग सकता है। सोशियोलॉजी स्टडी सोशल ग्रुप। देखो कौन सा ग्रुप, सोशल ग्रुप, सोशल बिहेवियर, सोशल कस्टम, सोसाइटी कस्टम, सोशल क्लास, सोशल मोबिलिटी, यानी जो कुछ भी है समाज के ऊपर ही है, सोसाइटी के ऊपर है। सोशियोलॉजी ऑल्सो डेवलप सब फील्ड। सब फील्ड का मतलब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अपना नेक्स्ट पॉइंट अंदर आता है, बराबर, पर अपने सिलेबस में नहीं है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी वो भी अंदर आता है मगर अपने सिलेबस में नहीं है। फैमिली सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, एजुकेशन सोशियोलॉजी, यानी कॉमन है, जिस प्रकार की तुम सोसाइटी में हो, तुम्हारी धर्म की परंपरा, तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा सोचना, सब कुछ वैसा ही होगा। इन शॉर्ट सोशियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द लिविंग इन द सोसाइटी। इट कंट्रीब्यूशन टू द ओबी फील्ड आर गिवन बिलो। अब सोशियोलॉजी का ओबी पे कंट्रीब्यूशन क्या है। सोशियोलॉजी हैव कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग मैनेजमेंट फील्ड। ध्यान देना, अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी का बिजनेस पे, बिहेवियर पे, लोगों के बिहेवियर पे, बिजनेस पे कैसा होता है, एज दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमको उसके ऊपर स्टडी करना है। तो सबसे पहला आता है ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक का मतलब, डायनामिक मीन्स फ्लेक्सिबल। हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस में अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स के लोग काम करते हैं, सब फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इट मीन्स स्टडी ऑफ कोहिसिवनेस फोर्सेस। कोहिसिवनेस का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड, वो लोग कितने यूनाइटेड है और कितने साथ में काम करते हैं। कोहिसिवनेस मीन्स एकता, ऑपरेटिंग विद इन अ ग्रुप। तो ग्रुप डायनामिक का मतलब सोशियोलॉजी ये बताता है कि भाई कैसे कैसे प्रकार के आपके बिजनेस में ग्रुप चल रहे हैं, उनके बीच में यूनिटी कैसी हो, काम किस प्रकार कर रहे हैं। वर्क टीम, दे आर द ग्रुप
whose individual effort result in the level of परफॉर्मेंस। क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा है कि बिजनेस में ग्रुप के साथ साथ सबसे पहले तुम इंडिविजुअल हो, बराबर है। तो कॉमन है कि आपका एफर्ट तुम्हारे ग्रुप पे कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 20 जनों का ग्रुप काम कर रहा है, तो उसमें से 5 लोग एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, दूसरे 4-5 जो है वो सेमी एक्सपीरियंस है, अगर उसमें दूसरे 2-3 है वो फ्रेशर है, तो उनका भी इफेक्ट बिजनेस में असर पड़ता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉमन चीज है कि तुम अपनी आइडिया, अपनी ओपिनियन, अपना राय, अपनी फैक्ट किस प्रकार सामने वाले से एक्सचेंज करते हो। देखो लिखा हुआ, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्सचेंज आइडिया और इंफॉर्मेशन विथ अदर। नेक्स्ट इज पावर। पावर का मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। जैसा तुम्हारे पास पावर होगा तुम उस प्रकार काम करवाओगे। तो सोसाइटी में आपका पावर क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, उसके वजह से भी, उससे भी तुम्हारे बिजनेस में फर्क पड़ता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस के अंदर पावर क्या है, तुम सोशल पावर कितना है, तुमको कंपनी ने कितना ऑफिशियल पावर दिया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े की शुरुआत कैसे होती है, तुम्हें पहले समझाता हूँ, बाद में डिटेल में जाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसी होती है, एक पार्टी बोलती है सही है, दूसरी पार्टी बोलती है गलत है। तो कॉमन है डिस ओपिनियन बिटवीन टू ग्रुप और टू पीपल और टू इंडिविजुअल और टू इंटररिलेटेड पर्सन, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर क्रिएटेड। देखो लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस दैट बिगेन, शुरुआत कहाँ से होती है, व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अदर पार्टी इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। यानी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तभी होगी जब एक पार्टी फील करेगी कि सामने वाली मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरी जो थिंकिंग, उसके सामने उसका ओपिनियन नेगेटिव है। यानी मैं एक चीज की केयर करता हूँ, सामने वाला उसको केयर करता नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जब अमुक ग्रुप ऑफ वर्कर बोलते हैं हम ये काम करने के लिए रेडी है ना, अमुक ग्रुप वाले वर्कर हम इसका काम नहीं करेंगे, ये हमारे इसके सोसाइटी, सोशल वैल्यू, सोशल बिलीफ के अपोज में जाता है। उसके बाद आता है इंटर बिहेवियर, इंटर ग्रुप बिहेवियर इन कॉन्फ्लिक्ट। कितनी बार ये भी होता है कि ग्रुप में, बिजनेस में आपके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स पड़ जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉमन है उनका बिहेवियर, एक ग्रुप का बिहेवियर दूसरे ग्रुप के बिहेवियर से अलग होता है। क्लियर। एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज सेवरल इंडिविजुअल। देखो एक एम्प्लॉय नहीं है, दिस इंडिविजुअल फॉर्म इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप। कॉमन है, तुम जहाँ पे भी जाओगे ये इंसान के क्या कहते हैं लिमिटेशन है कि वो ग्रुप बना लेता है, चाहे वो फॉर्मल हो, लीगली हो, इनफॉर्मल, या तो अपने अनुसार तैयार कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी जरूरी है सोसाइटी में कि अगर तुम्हारे बिजनेस का माड़खू सही तरीके से नहीं है, सोसाइटल वैल्यू, सोसाइटल बिलीफ के हिसाब से नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस। देखो इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस इज डिपेंड अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थियरी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसको तुम पॉलिटी एंथ्रोपोलॉजी में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सोशियोलॉजी में लिखना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि तुम इनपुट, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, प्रोडक्शन करना, कुछ नवी मेथड से काम करना, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो वही लिखा, इट मींस हाउ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिजनेस ट्रांसफॉर्म इज इनपुट इनटू आउटपुट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये तो आप ऑलरेडी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हो कि इट इज दैट नीड टू बी ब्रॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। बेसिकली हमने पढ़ा कि हमेशा तुम सेम तरीके से नहीं चलोगे। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैनेजर चेंज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंज लाना जरूरी होगा। चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वर्किंग कंडीशन में सब में चेंजेस आता है। तो ये भी जरूरी है कि आपको चेंजेस ऐसे लाना है जिससे लोगों की सोसाइटल वैल्यू, सोसाइटल बिलीफ, सोसाइटल कस्टम पे अफेक्ट ना हो। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसको बोलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब शेयर्ड मीनिंग। कौन सा मीनिंग, शेयर्ड मीनिंग, SHAREMENING, शेयर मीनिंग। यानी बिजनेस के अंदर सबको ये चीज को तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपनी लैंग्वेज में आता है, सबसे पहले हम बोलेंगे अगर आप ट्यूशन में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको रोज रोज बोला नहीं जाएगा, ये तुम्हारे कल्चर में आता है।
क्लियर। तो इसी तरह बिजनेस के भी कुछ ना कुछ कल्चर्स होते हैं, वो सबको शेयर करना जरूरी है, वेदर दे लाइक और नॉट। तो यह भी बताया कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमको सोसाइटी के ऐसे कल्चर को इम्पोर्टेंस देना है जो वहाँ के लोग आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो ये तुम्हारा सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो ऑफ सोशियोलॉजी। अब आता है एंथ्रोपोलॉजी, बहुत मस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, पॉइंट भी तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मैं एकदम शॉर्ट में समझा दूं कि इंसान कोई वस्तु को लर्न कैसे करता है, हाउ ह्यूमन बीइंग लर्न, हाउ ह्यूमन बीइंग रिएक्ट, हाउ ह्यूमन बीइंग फॉर्म अ कल्चर, हाउ ह्यूमन बीइंग बिहेव, how culture affect the thinking and liking of a human being, how human are civilized, इंसान सिविलाइज कैसा होता है। क्लियर। तो ये सब चीज हमको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी शब्द क्या है। द टर्म एंथ्रोपोलॉजी कंबाइन टू ग्रीक टर्म नेमली एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का मतलब होता है मेन, मेन मीन्स इंसान, इन द नाउन लॉजी मीन्स साइंस, लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइंस ऑफ मैन, या तो मैन का साइंस, यानी इंसान अगर कोई भी चीज सीखता है। साइंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, रिसर्च, उसके बाद करो। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब वही होता है कि इंसान को अगर आपको लर्न कराना है तो उसको कौन सी मेथड से कराना है, कौन सी प्रक्रिया से कराना है। अगर इंसान के कल्चर में चेंजेस आता है तो कैसे चेंजेस आता है, उसको एक्सेप्ट कैसे करवाना है। इंसान सिविलाइज यानी जागरूक होता है तो कैसे होता है। तो ये सब चीज एंथ्रोपोलॉजी में आती है, साइंस ऑफ मैन। देखो देखते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी, सीधा है, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी। समझ में आया। It studies civilization, form of culture and the impact on man and group, यानी ये वही स्टडी करता है कि इंसान सिविलाइज कैसे होता है, इंसान कल्चर कैसे बनाता है और उसका असर वहाँ के लोगों पे, वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के ग्रुप पे, वहाँ के लोगों पे कैसा होता है। अब यही चीज हम बिजनेस के अंदर देखेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बहुत बड़ा पॉइंट बोला, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, तुम्हारे कल्चर का असर बिजनेस में क्या करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई बेसिकली कल मुहर्रम का 10वां चांद है, आशूरा है। तो जनरली जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई मॉर्निंग में हमारी नमाज होती है, हमारे रोजे होते हैं, तो कॉमन है, उनका कल्चर है। तो कल के दिन आपकी इंडस्ट्री वाले आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे कि आपको दोपहर में ये काम करना है, सुबह में जल्दी आना है ना, सिंपल सी बात है कि तुम्हारा कल्चर है। तो कॉमन है, तुम्हारा कल्चर है, तो तुम ऑब्वियसली कंपनी को बोलोगे भाई हमको आप हाफ डे दीजिए, या तो आप हमको जल्दी लीव दे दीजिए, या तो कोई हमें आप हार्ड वर्क मत दीजिए क्योंकि हमारी इबादत करने का दिन होता है। तो डेट इज कॉल्ड इम्पैक्ट, यानी लोगों के कल्चर का इम्पैक्ट, असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो एंथ्रोपोलॉजी has two branches, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चर। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इतना काम का नहीं, इतना असर नहीं करता। फिजिकल का मतलब जो दिखता है उससे इंसान सीखता है, तो उसका असर बिजनेस में होता है। मगर बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज है वो है कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि भाई लोगों के कल्चर का बिजनेस पे असर ज्यादा रहता है, इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये भी किस पे स्टडी करता है, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, याद रखना सब। साइकोलॉजी इंडिविजुअल पे स्टडी करता है, एनालिसिस। सोशियोलॉजी ग्रुप एंड सिस्टम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजी भी ग्रुप एंड सिस्टम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। देखो देखते कंपेरेटिव वैल्यू। तो कंपेरेटिव वैल्यू का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वैल्यू को कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेरेटिव वैल्यू का मतलब ये सजेशन दिया गया है कि इंसान वैल्यू को लर्न कैसे करता है, एक्वायर कैसे करता है। बराबर, देखो देखते हैं, वैल्यूज आर लर्न एंड एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशन। बराबर, लोगों के साथ रह के, सोसाइटी में रह के। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये है ना, स्टडी करना, साइंस ऑफ मैन। इंसान को तुम सिखाओगे तो वो वैल्यू को लर्न करेगा, वो ट्रेनिंग लेगा, वो काम करेगा, काम करने का तरीका, काम करने का सलीका सीखेगा। सेकंड वर्ड इज कंपेरेटिव एटीट्यूड।
अब ऑलरेडी मैंने साइकोलॉजी में बताया था, एटीट्यूड मीन्स आवर ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का नजरिया। तुम दुनिया को, वो पर्टिकुलर पोजीशन को, वो पर्टिकुलर वस्तु को किस निगाह से देखते हो, तो कॉमन है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब वही होता है कि एटीट्यूड और इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। इवेल्युएटिव का मतलब सोच सोच पे डिपेंड करता है कि वेदर दे आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर आपके धर्म में ये चीज की इजाजत दी है तो आपके लिए फेवरेबल है, अगर आपके रिलीजन में इसकी इजाजत नहीं दी है तो आप क्या बोलोगे, हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो सिमिलरली एटीट्यूड का मतलब ही ये होता है आवर ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। देखो, कंसर्निंग चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे लोग हो, या तो आसपास की इवेंट हो। नेक्स्ट वन इज क्रॉस कल्चर एनालिसिस। क्रॉस कल्चर एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मैंने बताया कि भाई जो बड़ौदा में रहने वाला मिस्टर एक्स है, जो किशनवाड़ी से रह रहा, बहुत गरीब बस्ती सा रहा, उसको मैंने बोला कि भाई आपको हम अमेरिका की कंट्री में बेचते हैं ना, अमेरिका के अंदर भी हम बॉम्बे जैसे शहर के अंदर बेचते, पॉश शहर के अंदर बेचते, मेगा शहर के अंदर बेचते, तो कॉमन है उसके कल्चर पे असर क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर। देखो लिखा हुआ है, it help to study cultural difference between two countries. It help when we have to send a new recruit to new country. It help him to perform his duty without problem. अगर आपने से अपनों ने FY BCom के अंदर BEC में पढ़ा था, डिफरेंस इन इंग्लिश, कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है तो दूसरी कंट्री में, अमेरिका में, उसको सेकंड फ्लोर बोला जाता है। हम लिफ्ट बोलते हैं तो अमेरिका वाले इसको एलिवेटर बोलते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ों पे आपको स्टडी करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क विदिन एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ काम करना। अब एनवायरनमेंट क्या है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसका तुम्हारे बिजनेस पे असर नहीं होता। दूसरा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसका तुम्हारे बिजनेस पे ज्यादा असर होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस के अंदर होते हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो ये भी आता है एंथ्रोपोलॉजी में कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है, इफ देयर इज चेंजेस इन एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, देन हाउ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री हैज टू परफॉर्म सो दैट इट कैन अचीव देयर टारगेट। तो ये तुम्हारा था एंथ्रोपोलॉजी। समझ में आया? पहला था सोशियोलॉजी, दूसरा था एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड आता है सोशल साइकोलॉजी। जब तुम बोलोगे सर थर्ड के साथ, भाई पहला पॉइंट जो साइकोलॉजी था मैं इसके पहले वाले लेक्चर में कंटिन्यू कर चुका हूँ। अब सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो नाम से ही पता चलता है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी, यानी साइकोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा है या तो एडिशनल हिस्सा है कि भाई साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी मनोविज्ञान, इंसान के दिमाग पे स्टडी करना। सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर और सोसाइटी का कैसा है। देखो लिख पढ़ते, एज वी नो डेट साइकोलॉजी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ग्रुप बिहेवियर। समझ में आया? तो सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि दोनों दो को बिल्ड कर दो। देखो लिखा हुआ, इट ब्लेंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बोथ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी दोनों दो प्रिंसिपल, दोनों दो के कंट्रीब्यूशन, दोनों दो की थियरी को मिक्स कर दो। इट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ व्हेन इंडिविजुअल बिहेवियर्स दे डूइंग ग्रुप एक्टिविटी। तो साइकोलॉजी में क्या होता है इंडिविजुअल, सोशियोलॉजी में क्या होता है ग्रुप बिहेवियर। तो दोनों दो का मीनिंग क्या होता है कि अगर सोसाइटी, लोगों के दिमाग में चेंज आता है, लोगों के थिंकिंग में चेंज आता है, तो हाउ इंडिविजुअल बिहेव अगर वो ग्रुप में काम करेंगे। एंड इट एग्जामिन इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटर नॉट इंट्रा। इंटर का मतलब एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप, एक इंसान से दूसरा इंसान। क्लियर? ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी ने किसमें कंट्रीब्यूट किया, तो इन द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ चेंज, यानी बिजनेस में चेंज कैसा लाना है, हाउ टू रिमूव बैरियर, अगर कोई रुकावट है, नड़तड़ आती है तो उसको दूर कैसा करना है, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, और चेंजेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जिसको हमने ऑलरेडी पीओएम के अंदर एसवाई बीकॉम में पढ़ा था। फैक्टर अफेक्टिंग चेंज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज। उसके बाद आता था तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर तुम चेंज लाते हो तो चेंज का विरोध होगा, चेंज लाते हो तो चेंज का विरोध होगा। हाउ हाउ
टू ओवरकम दिस चेंज, और ये चेंज को हमें दूर कैसे करना है ये हमने पढ़ा था किसके अंदर, पीओएम में। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो पहला आ जाता है बिहेवियल चेंज। बिहेवियल चेंज का मतलब क्या होता है कि लोगों के बिहेवियर में चेंजेस कैसे लाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ बिहेवियर तैयार हो चुका है। तो बिहेवियर के अंदर लोगों की सोच के अंदर लोगों की काल सोचने के तरीके में बिजनेस में चेंजेस कैसे लाना है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर चेंज। Second one is attitude change. Attitude is a part of psychology. Behavior is a part of psychology. तो सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या कि सोसाइटी के कुछ टर्म्स कंडीशन नॉर्म्स में चेंज आया तो तुमको चेंज लाना पड़ेगा। तो एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या होता है कि लोगों के एटीट्यूड में चेंज कैसे लाना है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंसान, एटीट्यूड का मतलब भी मैंने बताया, हाउ ह्यूमन या तो हाउ अ पर्सन सी द होल वर्ल्ड, यानी इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया। एक बार उसका जो नजरिया उसको चेंज करना बहुत टिपिकल है। देखो लिखा हुआ है, एटीट्यूड अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर वेरी मच। A manager should understand what bring the change in the attitude. It can help even company structure are change. कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं कि भाई जब भी तुमको बिजनेस में कोई चेंजेस लाना है, कोई नया इम्प्लीमेंट लाना है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर स्टाफ एंड वर्कर। या कम्युनिकेशन भी उनके लेवल पे जाके करना, नॉट ऑन अवर स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है ग्रुप प्रोसेसेस, इज रिफर टू कम्युनिकेशन पैटर्न यूज्ड बाय द मेंबर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, ये आप लोगों को सुधार लेना है, ये आप लोगों को सुधार लेना। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये पॉइंट आता है कम्युनिकेशन में। क्लियर? ग्रुप प्रोसेसेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एक ही पॉइंट है। फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हाउ इट परमिट मेनी पर्सन साइमल्टेनियसली टू इंटरेक्ट एंड अराइव एट डिसीजन। यानी सब लोग मिलके एक कॉमन कंसेंसस एट इडियम, यानी कॉमन आइडिया पे, कॉमन ओपिनियन पे, कॉमन आंसर पे कैसे आते। तो दिस इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। एंड लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, काम में भी होती है, घर में भी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता है, हर इंसान करता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इट हैज मेनी इनपुट व्हिच अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। जैसे भी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई कोरोना आया, लॉकडाउन आया, हमारे धंधे बंद हो गए, धंधे खल्लास हो गए, तो क्यों? तो भाई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बराबर नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो वही चीज है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम भी तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत अफेक्ट करती है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारे बिजनेस के अपोज में है तो आप कितना भी अच्छा काम करो, यू हैव टू फेस कंपटीशन, यू हैव टू फेस अनसर्टेनिटी। देखो देखते, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या, ये अपने FI BCom में SP में पढ़ चुके थे। एनवायरनमेंट है क्योंकि पॉलिटिकल या इसका मतलब गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, गवर्नमेंट के कायदे चेंज हुए तो बिजनेस को ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर बिजनेस में चेंजेस आता है तो मैंने बताया ह्यूमन के बिहेवियर पर अफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई भी चीज तुम चेंज लाओगे तो वर्कर पे रेगुलर रूटीन में डिस्टर्ब आता है। तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल साइंस। 3 पॉइंट है। पहला आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि अगर एक ग्रुप रेडी होगा तो दूसरा ग्रुप विरोध करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के, झगड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पावर, पावर का मतलब अगर कुछ भी पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पावर में भी चेंज होता है कि भाई जिसके पास पहले पावर नहीं था उसको पावर सौंप दो तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इंट्रा, इंट्रा का मतलब इंडिविजुअल का उसके ही बिजनेस के अंदर, इंडिविजुअल का उसके ही बिजनेस के अंदर, यानी एम्प्लॉय का सेम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका थिंकिंग कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसका नजरिया कैसा है। तो यहाँ पे अपना SPB का यूनिट 1 अवर होता है। फ्रेमवर्क बाकी रहता है, अपन वो लेक्चर तो मैं इंशाल्लाह, मैंने बोला ना कि अमुक क्वेश्चन ऐसे जो मैं ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकता, जैसे ही हम प्रैक्टिकल टॉपिक चालू करेंगे हम उसको कंटिन्यू कर देंगे बराबर। यहाँ पे अपना बिलो का यूनिट 1 अवर हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 अवर हुआ। क्लियर? अब मैं और थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आज का लेक्चर इतना इनफ है। We will continue on directly on Monday because due to Asura tomorrow I am not able to take the lecture. Allah Hafiz, दुआ में याद।